हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, नेपाल एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन से गुजर चुका है और गुजर रहा है। वहां पर सत्ता परिवर्तन होता है, सबसे युवा प्रधानमंत्री बनते हैं बालेन शाह और उसके बाद से उन्होंने 100 दिन का एजेंडा घोषित किया और उसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए। सबसे बड़ी और सबसे खास बात है, उन्होंने ऐतिहासिक तौर पर दलितों के साथ हुए अन्याय की माफी मांगी है और साथ ही साथ अगर आप नेपाल की इस समय की पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करेंगे तो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार करवा दिया है और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार और दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो नेपाल एक बड़े चेंज की तरफ तो गुजर रहा है, लेकिन एक बड़े आदर्श स्थितियों को भी दर्शा रहा है जो निश्चित तौर पर अपने पड़ोसी यानी कि हमारे लिए, भारत के लिए भी एक सबक है। क्या हम अपने दलितों के साथ हुए अत्याचारों की सरकार की ओर से माफी मांगेंगे? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इन सब पहलुओं पर, हर एक बात पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नेपाल की बात करते हैं। देखिए, नेपाल एक जटिल सामाजिक ढांचे में रहता है, साउथ एशिया में स्थित है, भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट की तरह यह एस्टैब्लिश है। यहाँ पर पुराना समाज है, जाति आधारित समाज है, भारत की तरह की पुरानी, सदियों पुरानी व्यवस्था है। यहाँ की दलित आबादी नेपाल की लगभग 13 से 15% के बीच में है और ये ऐतिहासिक रूप से भेदभाव के शिकार रहे हैं। मंदिरों में प्रवेश हो, छुआछूत हो, यह सब मामले वहां पर भी वैसे ही हैं जैसे आप भारत में देखते आए हैं। अब यहाँ पर संवैधानिक तौर पर तो समानता दी गई है, लेकिन सामाजिक समानता अभी भी बहुत दूर की कौड़ी है और इसीलिए यह जो सोशल इनइक्वालिटी है वहां पर बहुत डीप रूटेड दिखाई देती है। कानूनी अधिकार अलग है और जमीनी हकीकत अलग है। सदियों से इनके साथ अन्याय हुआ है, इन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, सार्वजनिक स्थानों और सामाजिक समारोहों में इनके साथ भेदभाव आज भी जारी है। इस वर्ग की शिक्षा तक पहुंच भी बहुत सीमित है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है और उच्च शिक्षा में इनका प्रतिनिधित्व नगण्य है और आर्थिक तौर पर भी ये हाशिए पर रहते हैं, निम्न वेतन वाले कार्य करते हैं, इनके पास भूमि नहीं है और सामाजिक गतिशीलता का भी अभाव है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए पहली बार नेपाल के इतिहास में पहली बार सरकार ने दलितों के प्रति किए गए अन्याय के लिए को आधिकारिक रूप से सबसे पहली बात तो स्वीकार किया है। दूसरी खास बात यह है, यहां पर उन्होंने माफी मांगी है ऑफिशियली, और यह केवल शब्द नहीं है, वास्तव में ऑफिशियली माफी मांगना सामाजिक न्याय की दिशा में नई राजनीतिक भाषा की शुरुआत जरूर है। तो एक तरीके से समझिए, यह एक प्रकार से ट्रांजिशनल जस्टिस की बात करता है जो कि वैश्विक अवधारणा के अनुरूप है। अतीत को स्वीकार करना सुधार करने की पहली शर्त होती है और नेपाल सरकार ने वह करेज दिखाया है, वह हिम्मत दिखाई है कि उन्होंने अतीत में हुए अन्यायों को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है। बालेन शाह वास्तव में रिफॉर्म का नेपाल में एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आते हैं। पहले ये काठमांडू के युवा मेयर हुआ करते थे, इनकी रिफॉर्मिस्ट इमेज है और साथ ही साथ पारंपरिक राजनीति से ये बिल्कुल अलग पहचान नेपाल में रखते हैं। सोशल जस्टिस के लिए इन्होंने दलितों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है और ये नेपाल की न्यू एज लीडरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। नेपाल की राजनीति में अब नई भाषा, नई पीढ़ी और नए जोश और युवा जुनून की शुरुआत को ये दर्शाते हैं। अब मुद्दा यह है कि क्या माफी मांगने का मतलब न्याय मिल जाना होता है? अगर आप केवल माफी मांग लेते हैं इससे न्याय मिल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन माफी एक प्रतीकात्मक कदम है और यह स्वीकृति है, समाधान नहीं है। और इतिहास को एक्नॉलेज करना, यह मानना, सबसे पहले मानना बड़ा कदम होता है कि कोई गलती हुई है। अगर चेंजेस लाने हैं तो जमीनी बदलाव करने होंगे, आरक्षण का प्रभावी क्रियान्वयन करना होगा और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक समानता को भी एंश्योर करना होगा। देखिए, यह तो एक बड़ा कदम हुआ जो कि दलितों के लिए वहां की सरकार ने किया है। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए हैं।
सबसे पहली बात, इन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन कर दी है नेपाल में पूरी तरीके से। स्कूलों में किसी भी प्रकार की कोई भी राजनीतिक गतिविधियां स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में नहीं होंगी। शिक्षा को पार्टी पॉलिटिक्स से पूरी तरीके से मुक्त करने का यह बड़ा प्रयास है नेपाल के प्रधानमंत्री का। दूसरा, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में एक बड़ा परिवर्तन किया है और कहा है कि जो प्राइमरी एजुकेशन होगा वो एक्टिविटी बेस्ड होगा, स्ट्रेस फ्री होगा, स्ट्रेस फ्री लर्निंग दी जाएगी और फेल नहीं किया जाएगा। 5वीं तक के बच्चों के लिए एग्जाम्स को खत्म कर दिया गया है। और तीसरा बड़ा निर्णय, राजनीति को, जो राजनीतिक अखाड़ा है, विद्यालयों को नहीं बनने दिया जाएगा। शिक्षक हो या छात्र हो, दोनों को बेहतर माहौल और शिक्षा का माहौल देने की बात की गई है। जो विदेशी नामों से विद्यालय चल रहे हैं उनके लिए भी दिशा निर्देश जारी किया गया है कि वे सब के सब नेपाली नाम अपनाएं। सेंट जेवियर्स और इस तरीके के नाम आप अब नेपाल में रख करके शैक्षिक संस्थान नहीं चला सकते। इसके साथ साथ और भी बड़े निर्णय लिए गए हैं, संरचनात्मक परिवर्तन किया जा रहा है। जैसे एजुकेशन रिफॉर्म केवल कैरिकुलम चेंज नहीं है, सामाजिक असमानता को जड़ से बदलने का प्रयास है। यहां पर दलितों और पिछड़े वर्गों को समान शैक्षिक अवसर दिए जाएंगे। शिक्षा को राजनीति से अलग करके गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा और बच्चों पर परीक्षा का बोझ कम किया जाएगा, यानी कि क्रिएटिव लर्निंग दी जाएगी। अब आते हैं उस पहलू पर जो वहां की राजनीति से संबंधित है, पॉलिटिक्स से संबंधित है। भूचाल आया हुआ है राजनीतिक तौर पर। वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जांच के घेरे में हैं और पहली बार वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनके अकाउंटेबिलिटी की मांग पूरे देश का जेनजी कर रहा था। और यहां पर प्रधानमंत्री बालेन शाह ने यह इंश्योर किया है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होगा। और इसके कारण क्या चीजें समझ आती हैं, यह सत्ता बनाम न्याय की लड़ाई है। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के ऊपर बल प्रयोग किया था और स्टूडेंट्स की उसके कारण जान चली गई थी। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी की डिमांड की जा रही है। विपक्ष और नागरिक समाज न्याय की मांग कर रहा है और पूर्व प्रधानमंत्री को कानूनी जवाबदेही से छूट नहीं दी जाएगी, यह इंश्योर किया जा रहा है। चूंकि उनके कार्यकाल के दौरान ही पूरा जेनजी विद्रोह 2025 में हुआ था, आपको याद होगा। इसके अंतर्गत यह यूथ लेड मूवमेंट था। युवाओं ने सड़कों पर उतरा, पुरानी राजनीति के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट चलाया और नेतृत्व की जवाबदेही की मांग की। इससे जो वहां पर बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, वह मेन मीडिया में, मेन स्ट्रीम में आती है और सरकार बदल जाती है। बालेन शाह वो है जिन्होंने पुरानी सरकार के प्रधानमंत्री को भी हरा दिया। एक बड़ा ही एक्सेप्शनल और बहुत बड़ा मेजॉरिटी मैंडेट लेकर के आए हैं बालेन शाह और इनके पास वह पावर है कि ये नेपाल का भविष्य दोबारा से लिख सकते हैं। तो अगर हम इन सारी घटनाओं को एक डॉट्स की तरह जोड़े तो हमें पता चलेगा नेपाल एक बड़े परिवर्तन से गुजर रहा है। सबसे पहले अतीत के अन्याय को स्वीकार करना, दलितों के प्रति शिक्षा और सामाजिक नीति में स्ट्रक्चरल बदलाव करना और पूर्व प्रधानमंत्री सहित जो पूर्व सत्ताधारी दल के लोग थे उनको गिरफ्तार करना, ये तीनों मिलकर के एक तरीके से नेपाल में सिस्टम रीसेट को दिखा रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह भी है, कहीं यह राजनीतिक नाटक ही तो नहीं। वैश्विक पैटर्न को अगर हम देखें तो वैश्विक पैटर्न में साउथ अफ्रीका में भी ऐसा ही हुआ था और इसके साथ साथ जर्मनी में, साउथ अफ्रीका में भी ऐतिहासिक भेदभाव, रंगभेद के खिलाफ उसकी माफी मांगी गई थी। जर्मनी में होलोकॉस्ट की अपॉलजी दी गई थी और यहां से यह चीज सिद्ध होती है कि सुधार की शुरुआत सत्य की स्वीकृति से होती है। दूसरा, सिस्टम रिफॉर्म, कानून, शिक्षा और सामाजिक न्याय और सामाजिक नीतियां स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाती हैं और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना, यह निश्चित तौर पर उस वैश्विक पैटर्न को दिखाती है जो विकसित देशों ने अपनाया हुआ है। यूपीएससी के नजरिए से अगर हम देखें तो यहां पर सोशल जस्टिस का मामला बनता है, दलित राइट्स और अफर्मेटिव एक्शन का मामला बनता है, इंक्लूसिव गवर्नेंस और ट्रांजिशनल जस्टिस का भी मामला बनता है। ये सारे टॉपिक आपके यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। अब एक प्रश्न जो आपसे पूछना चाहते हैं और इसका जवाब आप कमेंट करके अवश्य दीजिएगा कि क्या भारत में इतना नैतिक बल है कि वो इस प्रकार से सार्वजनिक तौर से
माफ़ी मांग सकता है अपने समाज के द्वारा किए गए समाज के एक वर्ग के खिलाफ अन्याय के लिए। तो महत्वपूर्ण यह है कि क्या भारत सरकार भी जातीय अन्याय के इतिहास और को औपचारिक रूप से स्वीकार कर सकती है? शिक्षा, रोजगार और सामाजिक नीतियों में नेपाल जैसा स्ट्रक्चरल बदलाव लाने की प्रयास क्या भारत सरकार कर सकती है? क्या राजनीतिक वर्ग की जवाबदेही भारत में इतना साहस हो सकता है कि राजनीतिक वर्ग का जवाबदेही सुनिश्चित किया जाए? देखिए, ये सब चीज़ें हम उम्मीद करते हैं आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे और यह महत्वपूर्ण है और इसे शेयर भी सबके साथ करिएगा, क्योंकि किसी भी देश की, भले ही वो छोटा देश हो, लेकिन सरकार ने इतना नैतिक साहस दिखाया है जो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और भी उठता है कि क्या यह वास्तविक परिवर्तन है या फिर एक तरीके की हेडलाइन पॉलिटिक्स? यह भी हो सकता है। तो महत्वपूर्ण रूप से हमें आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। माफ़ी मांगी गई है, रिफॉर्म की बात की गई है, अकाउंटेबिलिटी की बात है, और ये सारी बातें निश्चित तौर पर एक बड़े परिवर्तन की तरफ कम से कम इंडिकेशन तो देती हैं। तो वास्तव में नेपाल आज एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है, एक ऐसे दुराहे पर खड़ा है जहां पर माफ़ी हुई है, रिफॉर्म हुआ है, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। तीनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत करने जैसा दिखते हैं। परिणाम इसके लेकिन अभी आएंगे और समय के साथ साथ जब इसके परिणाम, वास्तविक परिणाम दिखाई देंगे तो निश्चित तौर पर मैं इसके लिए फिर से आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और वह हमें निश्चित तौर पर दिखाएगा कि किस प्रकार से सरकारों की बदली हुई नीतियां और नीयत समाज में परिवर्तन ला सकती है या नहीं ला सकती हैं। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और मुझसे आप जुड़ने के लिए मेरे इंस्टा और टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी देना चाहता हूं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए 2027, 28 या 29 किसी वर्ष के लिए आप तैयारी कर रहे हो, हमारे यहाँ सफलता महोत्सव सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज रात 12 बजे तक आपको हमारे हर एक कोर्स पर 60% का ऑफ और डबल वैलिडिटी दी जा रही है। आप हमारे किसी भी कोर्स को और किसी भी माध्यम के कोर्स को जो यूपीएससी का हो ज्वाइन कर सकते हैं सफलता महोत्सव सेल में। कोर्स के इस बेनिफिट का फायदा लेने के लिए आपको पीके लाइव कोड याद रखना है। कोर्स खरीदते समय पीके लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, जिससे आपको निश्चित तौर पर यह छूट भी मिलेगी। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।